लिए लेकर आई हूँ डाउट क्लियर करने वाली वीडियो। जैसे कि ये AIB 21 का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम हमें एजर्शन टाइप जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो मैं इसमें आपको सिंपल सा तरीका और मेथड बता दूंगी जिससे आप ये जो क्वेश्चंस आते हैं एजर्शन टाइप रीजनिंग पूछी जाती है इसको इजीली तरीके से हैंडल कर पाएंगे और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो है ये AIB 21 का। इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो एजर्शन टाइप थे। ये क्वेश्चन नंबर 20 ही देख लीजिए। इसमें हमें उन्होंने, पहले मैं आपको बता दूं पूछा क्या है। ठीक है, तो देखो पहले उन्होंने डायरेक्शन दे दी हमें और उन्होंने कहा है द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। आपको याद रखना है असर्शन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, उनको टैग दिया जाता है असर्शन ए और रीजनिंग ए। तो वो कोई स्पेसिफिक नेम या उसका प्रोसीजर नहीं होता कि असर्शन कुछ अलग चीज है और रीजन कुछ अलग नहीं होता। दीज आर द स्टेटमेंट, ठीक है, जो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो उन्होंने आपको पहले तो इंस्ट्रक्शन बतानी है कि असर्शन ए को पढ़ें और जो बताएं कि एग्जामिन करके दो स्टेटमेंट केयरफुली डिसाइड करें कि इंडिविजुअली ट्रू है या नहीं। अगर इंडिविजुअली ट्रू है या फिर उसकी करेक्टर मतलब जो रीजन है वो करेक्ट है एक्सप्लेनेशन की या नहीं। सिंपल सी बात है, असर्शन में उन्होंने आपको स्टेटमेंट देनी है। पहली बात तो ये याद रखना, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट से है। जैसे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई है, ठीक है, इसमें आपको तुरंत से आपको पता लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन, BNSS का है या फिर एविडेंस का है। ठीक है, तो उन्होंने देख लो ये क्वेश्चन बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अडॉप्ट अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है। पढ़ के आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये तो जो इन्होंने स्टेटमेंट बोली है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सच में कोई ऐसा रिजिड सेपरेशन अडॉप्ट नहीं करता जिसमें पावर्स जो है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में सेपरेशन नहीं हो पाती। तो आपको ये गेस करना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, दूसरी बात, अब इस ही स्टेटमेंट से इसका ये रीजन इसमें बताया गया है, मतलब ये रीजन होता है पहली वाली स्टेटमेंट का। ठीक है, कुछ अलग नहीं होता। तो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो है इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम चेक एंड बैलेंस फॉलो अलोइंग लिमिटेड फंक्शनल ओवरलैप अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ये रही ऑर्गन्स, हमारी जो थ्री ऑर्गन है, ठीक है, उनमें सेपरेशन बताई है पावर्स की। तो ये दूसरी स्टेटमेंट उससे रिलेट कर रही है। अब आपको ये पढ़ना है, उन्होंने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन से जो नीचे ऑप्शंस है वो बताए हुए हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके कंसेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और रीजन, इसका रीजन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम चेक एंड बैलेंस। ठीक है, इन तीन जो ऑर्गन्स में चेक एंड बैलेंस का रूल अप्लाई होता है। फिर ही जो सेपरेशन ऑफ पावर है इन इन ऑर्गन्स में पावर्स जो है ओवरलैप नहीं करती। सिंपल सा, फिर चेक एंड बैलेंस, ओवरलैपिंग ऑफ पावर, तो क्या आ गया, आर भी सही है। और आर जो है वो ए का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑर्गन्स की बात हो रही है भाई, फंक्शनल ओवरलैप नहीं होना चाहिए उनकी जो अलोइंग करती है लिमिटेड, ठीक है, पावर्स होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू। आपको अगर पढ़कर लगे हाँ भाई ए भी सही है और जो इसका रीजन है ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना, उस वक्त वेट नहीं करनी, वो ही आपका करेक्ट आंसर होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है फिर ही। ठीक है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखो गाइज, यहाँ पर मैंने एक PDF तैयार की है जिसमें असर्शन के क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए उसके मेथड और ट्रिक बताए गए हैं, जो आपके लिए AIB में बहुत हेल्पफुल होंगे। और मैं इसकी PDF जो है प्रोवाइड भी करा दूंगी ग्रुप में। ठीक है, जो जो मेरे साथ ग्रुप में ऐड है, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी। तो देखो इसका पहला पॉइंट क्या बता रहा है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फॉर्मेट। यहाँ से मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, असर्शन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो उसको अच्छे से पढ़ो कि वो क्या क्या रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो उसको अच्छे से ये चीज आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन को समझने के लिए। और यहाँ पर मैंने ये देखो फॉर्मेट बनाया है, असर्शन टाइप के क्वेश्चन में ऐसे चार ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना पड़ता है। तो काफी स्टूडेंट्स को ये तंगी आती है कि उन्हें जो रीजन वाला ऑप्शन है कि रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि सबसे पहले आपने तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो पूछ क्या रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के।
अगर आप पहले ही उस चीज को सफर करोगे तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे ऐसे। ठीक है, तो पहले तो हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है और पूछना है कि वो मेरे से पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो हियर इज द सेकंड पॉइंट। यहाँ पर प्रॉपरली देखो मेथड बताया हुआ है इन्होंने, 3 स्टेप्स में मेथड है। ठीक है, आपको कैसे सोल्व करने हैं। जज असर्शन ए अलोन, पहले तो असर्शन पढ़ो। ठीक है, उसका रीजन क्या कह रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले असर्शन को अच्छे से पढ़ो और उसको सोचो कि आपका मन या फिर आपका कंसेप्ट क्लियरिटी क्या कह रहा है। ठीक है, क्या वो करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ लॉ और फैक्ट है या नहीं। ठीक है, उसको सिर्फ आपने सही या गलत के बीच में ही रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। डू नॉट लेट आर इन्फ्लुएंस योर जजमेंट ऑफ ए येट, मतलब अपने जो रीजन का जो स्टेटमेंट है उसको अभी अपने जजमेंट जो आपके ए असर्शन के लिए जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट मत अभी इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, फिर रीजन में आ जाना है। ठीक है, रीजन पढ़ना है। नाउ कवर द assertion and ask the same question of R. Is R itself a true and accurate statement of law? Statement of law, हर एक चीज उसमें आपने देखनी है, क्या वो लॉ से रिलेट करती है, क्या उसकी स्टेटमेंट एक्यूरेट है, क्या वो उसमें कंसेप्ट क्लियरिटी दे रहा है, क्या वो असर्शन ए जो हमें हमें स्टेटमेंट दी गई है उससे कोरिलेट कर रहा है या नहीं, उसको सही बता रहे हैं या उसको गलत बता रहे हैं। इसमें दो ही चीजें हैं, सही या गलत। तो तीसरा पॉइंट देख लो, टेस्ट द कैजुअल लिंक। अब आपने असर्शन और रीजन के लिंक बनाने हैं। लिंक इन द सेंस आपने देखना है असर्शन और जो रीजन है वो बेसिकली एक दूसरे से कैसे लिंक कर रहे हैं। ओनली इफ ए एंड आर ट्रू, आस्क द डिसाइडिंग क्वेश्चन, डज आर आंसर वाई ए ट्रू। क्या आपको रीजन, जो रीजन वाली स्टेटमेंट है उससे ये जवाब मिल रहा है कि जो ए की स्टेटमेंट है वो सही है। इसकी एग्जांपल जो हमने पहले AIB 21 का क्वेश्चन देखा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन वाला, उसमें बेसिकली प्रॉपर दिया गया है। ठीक है, तो देखो, ट्राई रीडिंग देम एज अ वन सेंटेंस। ठीक है, बिकॉज ए बिकॉज आर, दिस इज द मेथड। ए की वजह आर है। ठीक है, बेसिकली असर्शन जो है आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर रीजन उसका गलत है तो आपका सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा, वो भी तब जब ए ऑप्शन एक्यूरेट कर रहा होगा, अगर वो लॉ से एक्यूरेट कर रहा होगा। ठीक है, if the statement makes complete logical sense as an explanation, R explain A, then option A. If both are true but R explains something else, R जो है assertion से एक्यूरेट नहीं कर रहा, कोई अलग ही स्टेटमेंट बता रहा है, कोई अलग ही लॉ का कंसेप्ट दे रहा है, तो भाई वो ए को सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन वहां पे, ओनली ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दिस इज अ मेथड। प्रॉपरली इसको दिमाग में बिठा लो, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वहां पर आपको टेंशन ही नहीं होगी जब आप पेपर करेंगे। और इज अ सेपरेट फैक्ट दैट डजंट कैजुअली जस्टिफाई ए, वो ए को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो ऑप्शन बी होगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ ए ट्रू होगा और जो रीजन है वो फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब तीसरी ट्रिक है हमारी फास्ट एलिमिनेशन ट्रिक। ठीक है, हमें अपने आंसर को एलिमिनेट करना आना चाहिए। फॉल्सिफाई आर फर्स्ट, इट यूजुअली शॉर्टर। इसका मतलब है जो रीजन स्टेटमेंट है ऑफन स्पेसिफाई करता है किसी सेक्शन नंबर को, एन एक्सेप्शन को, केस बेस्ड रूल को। ठीक है, एंड easier to disprove the assertion than the assertion. Scan R first, ठीक है, R को अच्छे से स्कैन करो, any factual legal error, a word, section, number, reversed exception or an absolute word, see the trick 2। ट्रिक 2 में क्या बताया हुआ है, दिस इज द या दिस इज द ट्रिक 2 स्टेप में हमें बताया हुआ है। जज करो पहले असर्शन ए को खाली, उसके बाद आर को। अगर के बाद है हमारे दूसरी ट्रिक इस स्टेप के अंडर, दैट इज वॉच फॉर एब्सोल्यूट वर्ड। वर्ड आते हैं उसमें ऑलवेज, नेवर, ओनली, इन एवरी केस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस और आर रेड फ्लैग्स, दीज आर द रेड फ्लैग्स। ठीक है, इंडियन लॉ इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सबको मालूम है। एग्जांपल, एक्सेप्शन टू द सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, सेक्शन जो कि 101 बीएनएस का है। इटली द फॉल्स वन, समझ रहे हो।
असर्शन में हर एक स्टेटमेंट एक्यूरेटली आती है, एकदम प्रॉपर वे में आती है, बट अगर उन्होंने कहा अगर आप रीजन में ऐसे एब्सोल्यूट वर्ड देखते हो जो एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, ऑलवेज, नेवर, ओनली, इन एवरी केस एंड नो सर्कमस्टांसेस आर दी रेड फ्लैग्स अंडर द रीजन, ठीक है, तो वो आपके जो फॉल्स ही होते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये मेथड है, इससे आपको पता लग जाएगा कि वो आंसर कैसे सही है या गलत है। ये देखो, थर्ड ट्रिक कह रहा है मैच ए एंड आर टू द सेम लीगल प्रोविजन। If A talks about one section या doctrine and R talks about the different unrelated one, they cannot be a valid, ठीक है, explanation pair. Eliminate A immediately even before verifying truth. इसका मतलब है आपने जो A assertion और R को मैच करना है, ठीक है, टू द सेम लीगल प्रोविजन। पर अगर ए कुछ और बात कर रहा है, ठीक है, और किसी सेक्शन डॉक्ट्रिन के बारे में, बट आर जो है कोई अलग ही अपनी बात कर रहा है, ठीक है, अनरिलेटेड वन जो उससे रिलेट ही नहीं कर रहा, तो दे कैन नॉट बी वैलिड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके सीधी सिंपल बात होगी कि अगर ए आपको सेक्शन और डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है तो भाई ए को जल्दी से एलिमिनेट कर दो। आपका जो ए ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि ए और आर का कनेक्शन हमें इसमें बताना है। सिंपल सी बात ये है द लॉजिक। इसमें हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है, आस्क इफ आर इज रिमूव डज ए स्टिल स्टैंड ट्रू ऑन इट्स ऑन मेरिट एज स्टेटेड, ठीक है, और वाज इट एक्चुअली रेस्टिंग ऑन आर्स रीजनिंग। अगर ए वाली स्टेटमेंट है प्रॉपर तरीके से आपको लगता है कि वो आर पे डिपेंड कर रही है, उस पे जो लीगल रीजनिंग है, कोई सेक्शन प्रोवाइड है, कोई स्टैट्यूट प्रोवाइड है, ठीक है, आर में उसका जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, बट वो जस्टिफिकेशन ए से रिलेट कर ही नहीं रहा, तो आपने आर को वहां से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इफ ट्रू जेन्युइनली डिपेंड्स ऑन आर कंसेंट, दैट्स द ऑप्शन ए, that is A is true and R is correct explanation of A। समझ रहे हो, A और R के कनेक्शन में बात करनी है। If A would be true even without R statement being there, they are just two independent true facts। वो सिर्फ दो फैक्ट्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। और असर्शन टाइप में जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप सोच रहे हैं कौन से ऑप्शन है, दीज आर दी ऑप्शन, ठीक है, ये बताए हुए जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये सिंपल सी बात, ज्यादातर ऑप्शन जो है यही से होते हैं कि ए सिर्फ ए सही है बट आर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आर फॉल्स है। या फिर आर जो है उसकी प्रोविजन ए से बिल्कुल ही अलग है, ए बिल्कुल सही बात कर रहा है बट आर तो कुछ और ही बात कर रहा है, तो भाई इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। ए गलत, कई बार ऐसे भी होता है कि ए ही गलत है और उसको सपोर्ट करने के लिए आर बता दिया है, तो हमें लगता है भाई आर की जो स्टेटमेंट है ना वो तो सही है, उसमें जो लीगल बात की गई है, बट उसमें जो सेक्शन दिया गया है वो गलत है, और इसमें प्रोवाइड है कि वो सेक्शन क्यों ऐसे गलत है या फिर दिया गया है, तो हम वो ए को फॉल्स कर देंगे और आर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर थे हम, ट्रिक 5 में व्हेन अनश्योर बिटवीन ए एंड बी डिफॉल्ट कॉन्शियसली टू बी। In genuine doubt, take examiner more often intent B, both true are not correct explanation, because it is the easier track to set. Use this only as a last resort tiebreaker, never as a substitute for actual testing the logic। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा ए और बी में आपको अगर डाउट है, आप क्लियर नहीं हो कि कौन सा सही है, ठीक है, तो डिफॉल्टली ज्यादातर जो है आंसर बी ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ए जो होता है, ए और बी मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही होते हैं, बट आर में रीजन में उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन टेढ़ी मेढ़ी कर देते, तो हम कहते हैं भाई ये तो अच्छी बात कर रहा है, और रीजन में भी उसकी ही बात हो रही है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं उन्होंने एक्सप्लेन किया, गलत एक्सप्लेन किया, तो हम उसको क्या मानेंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब दोनों सही हो सकते हैं या फिर आर जो है प्रॉपरली गलत हो सकता है, दो ही इसमें ऑप्शन आप सिलेक्ट देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 6 देखो, डोंट लेट योर ओन लीगल ओपिनियन ओवरराइड द स्टेटमेंट। एआईबी जो है स्टैट्यूटरी सेटलमेंट पोजीशन नॉट पॉलिसी डिबेट। इफ आर करेक्टली रिफ्लेक्ट द सेटल्ड लीगल पोजीशन, इवन इफ यू पर्सनली थिंक द लॉ शुड बी डिफरेंट, ट्रीट इट एज ट्रू। सीधी सी बात है, आपकी गट फीलिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आपको अगर अपने में पूरा विश्वास है कि भाई हमने ये चीज पढ़ी है, ये प्रॉपरली यही सही है, तो गाइज डोंट कंफ्यूज, ठीक है,
वो क्वेश्चन ऐसे डालते कि बंदा कंफ्यूज हो जाए, उस चीज को पढ़ता रहे और अपना टाइम वेस्ट करता रहे। ऐसे नहीं करना। देख लो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल बताई हुई हैं। जैसे देखो यहाँ पर assertion एक, ठीक है, क्वेश्चन की मैंने थोड़े डेमो लिए हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio। और इसका रीजन क्या बता रहे हैं? ए, minor is not competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act। अप्लाइंग मेथड देख लो, ए इज ट्रू, ठीक है, हमें पता है कि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो वॉइड एब इश्यू माना जाता है। कौन से केस में? दैट इज मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। तो आर इज ऑल्सो ट्रू। अब आपको ये अगर सेक्शन पता है ना कि हाँ भाई सेक्शन 11 भी तो यही बात कर रहा है कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो ये तो बहुत जो स्टेटमेंट है एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हो प्रॉपर। ओके, तो आपने पहले एग्जांपल देख ली, अब दूसरी एग्जांपल देखो। The High Court can issue writs under Article 226 of Indian Constitution। ठीक है, ये assertion होगी, हमें उन्होंने पूछा या बताया, ठीक है। तो रीजन इसमें क्या कह रहा है? The Supreme Court can issue writ under Article 32 of the Indian Constitution। Both are correct। आपको अगर दोनों चीजें मालूम है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है आपकी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये सेक्शन दोनों ही बिल्कुल सही है। अप्लाइंग का मेथड देख लो। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंटली ट्रू। दोनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सही है। बट आर डज नॉट एक्सप्लेन वाई द हाई कोर्ट हैज रिट पावर। सुप्रीम कोर्ट की अगर इसमें बात हो रही है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है, पहली स्टेटमेंट हाई कोर्ट की बात कर रही है, तो पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो सिंपली सी बात है कि देख लो, उन्होंने एक दूसरे दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों डिफरेंट है, पैरेलल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन हमारा? द ए, बिकॉज आर टेस्ट फेल। ए स्टेटमेंट तो सही है, बट आर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। और ऐसे मैंने देखो यहाँ पर बहुत सारे 3 एग्जाम्पल है टोटल, ठीक है। आप इसको देखो, आपको इजीली पता लग जाएगा। और ये थोड़ी मैंने कॉमन ट्रैप्स जो लिखे हैं, जैसे ज्यूम करना आर को ऑटोमेटिकली अपने के एक्सप्लेनेशन जस्ट बिकॉज लीगली ट्रू, ठीक है, ट्रूथ है या फिर एक्सप्लेनेटरी पावर है, टू डिफरेंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ भी ज्यूम नहीं करना जब तक आपको कंसेप्ट का कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और स्किपिंग द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड जंपिंग स्ट्रेट टू डू दी साउंड रिलेटेड, ऐसे नहीं करना, ठीक है। असर्शन भी पढ़नी है और रीजनिंग को भी प्रॉपर तरीके से पढ़नी है और रिलेट करके देखना है। असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में बेसिकली उन्होंने उनके रिलेशन को ही बताना होता है कि असर्शन को रीजन सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, बस ये चीज दिमाग में याद रखनी है। उन्होंने उससे ज्यादा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछना, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग सिंपल, ये देख लो सारे मैंने इसमें चीजें लिखी हुई हैं। और ये 30 सेकंड एग्जाम डे चेकलिस्ट की थोड़े टिप्स हैं, जैसे रीड करना ए एंड आर को दोनों को अच्छे से, ठीक है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना, सिंगल वर्ड सेक्शन कुछ भी नहीं। ए को पहले अच्छे से देखो, पढ़ो, ठीक है, फिर आर को पढ़ो, दोनों रिलेट कर रहे हैं तो ठीक है। ए को अगर आर से तो रिलेट हो रहा है, देन यू विल चूज योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज द पीडीएफ आई विल प्रोवाइड यू इन द ग्रुप। आप वहां से देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे ही और वीडियोस में डालती रहूंगी।